नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि सुमन और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट पब्लिकेशन पर, जहां पर हम लोग अभी क्लास 10th के भूगोल का दूसरा अध्याय, इस अध्याय से जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल हैं उन सबों का अध्ययन करने वाले हैं। और ये सारा प्रश्न लिया गया है आपके पास जो ब्राइट पब्लिकेशन का किताब है उस किताब से। इस चैप्टर का नाम है कृषि। कृषि मतलब कि खेती बाड़ी। इस कृषि में खेती बाड़ी इसका मुख्य एक क्रियाकलाप हो गया। इसके अलावा इसमें दुग्ध पालन या पशुपालन भी आता है, दुग्ध उत्पादन। उसके साथ साथ कुक्कुट पालन, मछली पालन, वानिकी, ये सारी चीज़ें आती है। उम्मीद है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो निश्चित रूप से कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में सारे विषयों की तैयारी होने वाली है। यहाँ पे पाठ भी पढ़ाया जाना है और लाइव क्लास भी शुरू होना है। चलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लाइव क्लास का लिंक आपको सही समय पर मिल सके। पहला प्रश्न है इसमें, इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है? तो गेहूं आप लोग जानते हैं जिससे कि आटा बनता है, गेहूं का आटा, और हम लोग रोटी खाते हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश भी गेहूं का उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश यानी बिहार का पड़ोसी राज्य बगल में, बिहार में भी गेहूं की खेती होती है, वहाँ भी होती है। मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी गेहूं की खेती होती है। तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है। इसका सही आंसर है सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं, है ना। यानी धान के लिए उपयुक्त क्षेत्र कहाँ पे ज़्यादा है, माने कि धान का खेती कहाँ पे अधिक किया जा सकता है ना। पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो धान की खेती लगभग हर जगहों पर होती है। हमारे यहाँ भी होती है, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र अगर किसी राज्य के पास है तो वो है तमिलनाडु के पास, है ना। यानी तमिलनाडु में अगर खेती की जाए तो धान की सबसे अधिक खेती की जा सकती है। धान में क्या होता है कि धान की खेती में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। आप लोगों को पता भी होगा कि धान की खेती जब गाँव में की जाती है तो पहले पूरे खेत में पानी भर के छोड़ दिया जाता है ना। तो गाँव की भाषा में उसको कहते हैं कदवा करना, है ना। तो उसी को, तो जहाँ पे पानी की अधिक मात्रा उपलब्ध है और जिस ज़मीन का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि जो जितना ज़्यादा जलोढ़ हो, जो जल को ज़्यादा देर तक अपने में सोख के रख सके, उस मिट्टी में धान की सबसे अधिक खेती की जा सकती है। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? ज्वार, बाजरा, है ना, ये सब मोटा अनाज जो है उसमें आता है ना। और पहले लोग ज्वार की या फिर बाजरा का रोटी खाया करते थे। अब इसका इस्तेमाल हम लोग पशुओं के खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ज्वार बाजरा, है ना। तो ज्वार जो है वो सबसे अधिक उपजाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में, है ना। सही आंसर है इसका ए। ज्वार की सबसे अधिक खेती भारत के महाराष्ट्र में होती है। अगला सवाल है, अधिक दिनों तक वर्षा का विभोग सहना किस फसल के लिए घातक है? चलिए, ये फसल यहाँ पे है। तो अधिक दिनों तक अगर वर्षा नहीं हो तो सबसे ज़्यादा नुकसान किस फसल को होगा? तो देखो कोई भी फसल हो, अगर उसको पानी ना मिले तो नुकसान तो होना ही है ना। लेकिन इस चारों में सबसे उपयुक्त आंसर हम लोग को चुनना है। तो इस चारों में किसको सबसे अधिक दिनों तक वर्षा नहीं मिले, यानी वर्षा का विभोग सहना पड़े, तो वो घातक है, मतलब कि वो फसल खराब हो जाएगा, है ना। तो धान, गेहूँ और कपास। तो धान जब हम लोग लगाते हैं तो उस समय में ही क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, खेत में पानी पूरा भर देते हैं, है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक वर्षा ना भी हो तो धान, गेहूं और कपास को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत है किसको? चाय को, है ना। चाय की खेती जो कि ज़्यादातर कहाँ होती है? असम के क्षेत्र में होती है। यहाँ किस फसल की खेती, बना लेना, किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? बताइए, ढलुआ भूमि किस खेती के लिए आवश्यक है? गेहूँ के लिए, कपास के लिए, कहवा के लिए या फिर गन्ना के लिए? देखो, गेहूं के लिए तो हम लोग ढलुआ भूमि पर खेती नहीं करते हैं, कपास के लिए भी नहीं और गन्ना के लिए भी नहीं, क्योंकि देखो गेहूं, कपास और गन्ना, इन तीनों को पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ना ज़्यादा ना कम, है ना। कहवा की खेती जो है वो ढालू भूमि पर की जाती है, जहाँ से पानी जो है वो होके बहते रहता है ना। अगर पानी पटाया जाए तो पानी ऊपर से बहते चला जाएगा, है ना। तो कहवा का जो फसल होता है वहाँ पे पानी रुकना नहीं चाहिए ना, वो बहते रहना चाहिए। उसको जितनी ज़रूरत होगी वो उतना पानी ले लेगा, बाकी बह जाएगा, है ना। और गेहूं, कपास, गन्ना, इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी खेत में जमा भी रहता है तो कुछ खास दिक्कत नहीं होती है। हाँ, ज़्यादा अगर जमा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत का जूट क्षेत्र कहलाता है? माने जूट की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या फिर तमिलनाडु में? असम
चाय एवं कॉफ़ी के लिए जाना जाता है, चाय के लिए मुख्यतः जाना जाता है ना। पश्चिम बंगाल जो है वो जूट के लिए जाना जाता है, किसके लिए? जूट के लिए, है ना। तो भारत का पश्चिम बंगाल राज्य जो है वो जूट क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जूट क्षेत्र। तो ये भी आपको याद हो जाएगा, भारत का पश्चिम बंगाल राज्य जूट क्षेत्र कहलाता है, याद कर लीजिए। अगला सवाल है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिणी क्षेत्र में, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पे उपजाया जाता है? तो दक्षिण भारत की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा गन्ना उपजाया जाता है महाराष्ट्र में, है ना। हमारे यहाँ भी गन्ना के कारण ही चीनी उद्योग जो था उसकी संभावना थी, है ना। और चीनी उद्योग के लिए गन्ना जो है वो एक कच्चा माल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग के यहाँ भी इसकी खेती होती थी, लेकिन चीनी मिल धीरे धीरे बंद हो गया है, तो अब गन्ना की खेती बहुत ही कम होती है हमारे यहाँ। दक्षिण भारत में की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? ऑपरेशन फ्लड जो कि दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ, किसी से? डेयरी के विकास से। सही आंसर इसका बी, है ना। अगर नहीं पता तो याद कर लो, है ना। श्वेत क्रांति की तरह ही है, या फिर इसी को श्वेत क्रांति बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड को ही हिंदी में, है ना। तो श्वेत क्रांति में दुग्ध यानी डेयरी का विकास किया गया था, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया था। अगला सवाल है, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? हरित क्रांति जिसमें कि बीजों के गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया गया था, है ना। यानी कि बीज की ऐसी क्वालिटी बनाई गई थी जिससे कि अधिक से अधिक उपज किया जा सके, है ना। तो इसका दूसरा चरण जो है वो शुरू हुआ था 1983 से 84 में। कब शुरू हुआ था? 1983 से 84 में, है ना। इसे सबसे ज़्यादा अगर इसका इस्तेमाल किया, सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा पहुँचा किसी राज्य को तो वो था पंजाब, है ना। तो हरित क्रांति का दूसरा चरण शुरू होता है 1983 से 1984 में। अगला सवाल है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई? ये वही ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण है, तो इसको कहा गया ऑपरेशन फ्लड 2, है ना। और इस योजना की भी शुरुआत हुई थी 1981 में ही। तो देखो 2 सवाल याद हो गया ना। 1981 में ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण, है ना। हरित क्रांति का दूसरा चरण 1983 से 84 में। हरित क्रांति का दूसरा चरण 1983-84 में और ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण 1981 में। अगला सवाल है, जैम, जेल और स्क्वाश इत्यादि का कच्चा माल क्या है ना। जैम, जेल, स्क्वाश इत्यादि का कच्चा माल इसमें से क्या है? सब्जी, फल, मकई या फिर गन्ना। यानी तो सब्जी, गन्ना और मकई नहीं है, क्या है? फलों से जैम, जेल और स्क्वाश प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इन तीनों का कच्चा माल क्या है? फल है, कोई ना कोई फल ही है। अगला सवाल है, हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? ध्यान समझना, हार्वेस्टर का काम क्या होता है? अगर आप लोग गाँव में रहते हैं तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे इस दोनों मशीनों के बारे में। खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हार्वेस्टर जो है वो फसलों को काटने के लिए इस्तेमाल में आता है ना। फसल को काटने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? हार्वेस्टर का, है ना। सीधे खेत में दौड़ा दीजिए, सारा फसल वो काट देगा। और थ्रेशर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, है ना, जिसको गांव में कहते हैं दौनी करना, है ना। तो फसल को उसके छिलके से अलग करते हैं। क्या करते हैं? जैसे धान डालते हैं तो क्या निकलता है? थ्रेशिंग होकर के चावल निकल जाता है ना। और गेहूँ डालते हैं तो वो आटा चक्की, वो अलग मशीन होता है ना। तो थ्रेशर में हम लोग क्या करते हैं? फसल को उसके छिलके से अलग करते हैं। तो ये दोनों मशीन इस्तेमाल किया जाता है किसमें? कृषि उत्पादन में, खेती बाड़ी में। सही आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन रबी फसल है? बताइए। तो रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। ये मूंगफली लिखा हुआ है, बताइए। जूट, मूंगफली, सरसों और कपास में रबी फसल कौन सा है? रबी फसल है सरसों। कौन सा? सरसों। जूट, मूंगफली और कपास ये रबी फसल नहीं है, ये खरीफ फसल है। रबी फसल में आता है सरसों, इसका सही आंसर है सी। अब है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? ये खरीफ फसल लिखा हुआ है ना। खरीफ फसल क्या है? तो सरसों क्या है? अभी हमने पढ़ा रबी फसल है ना। मटर और गेहूं भी रबी फसल है और धान जो है वो खरीफ फसल है, जो कि बरसात के मौसम में होता है। अगला सवाल है, इनमें कौन भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा कहलाता है ना। इसमें से कौन सा फसल है जिसको भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहने का अर्थ है कि यहाँ तो स्पष्ट हो जाता है कि वो कपड़े से संबंधित है। तो जिससे कपड़ा बनता है, कपड़ा किससे बनता है? या तो जूट से बनता है या फिर कपास से बनता है। तो इसी दोनों में से हमारा आंसर होगा और हमारा आंसर है जूट, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। किसको? जूट को। भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। सही आंसर है सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में या फिर पश्चिमी क्षेत्र में? क्या होगा सही आंसर बताइए। झूम खेती भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में की जाती है, सही आंसर है इसका सी। झूम खेती भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में की जाती है, यानी कि पूरब के जो राज्य हैं वहाँ पे झूम खेती की जाती है। झूम खेती का मतलब मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ कि एक जगह रुक करके खेती नहीं करना, स्थायी होकर के खेती नहीं करना, कभी यहाँ पे खेती करना फिर यहाँ से चल करके दूसरी जगह चले जाना, वहाँ पे खेती करना, तो इसी को कहते हैं झूम खेती। अब जो है ये बहुत कम है ना, और ना मात्र में समझिए, पहले ये बहुत ज़्यादा होता था। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? 2 से अधिक फसलें, इसी को हम लोग कहते हैं बहुफसलीय खेती, है ना। क्या कहते हैं बहुफसलीय खेती। और खासकर हमारे यहाँ बिहार में सरकार इसके लिए प्रयास करते रहती है ना। गांव में लोगों को बताती है कि एक ही ज़मीन पर एक ही मौसम में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा फसल उगा सकते हैं। जैसे कि आलू, सरसों, है ना, और कोई पशु के लिए चारा हम लोग लगा देते हैं, या फिर मकई लगा देते हैं ना। तो आलू, सरसों और मकई की खेती एक साथ होती है एक ही ज़मीन के टुकड़े पर, है ना। एक फसल तैयार होता है तब दूसरा फसल उगना शुरू होता है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग बहुफसलीय खेती, कि एक ही ज़मीन के टुकड़े पर एक बार में 2 से अधिक फसल को उगाना। तो इस तरह की बहुफसलीय खेती भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर की जाती है, यही सवाल है ना। जवाब है इसका 15%, है ना। लगभग 15% क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। दाल में क्या पाया जाता है बताइए? ये तो सब लोग जानते हैं, दाल खूब खाते होंगे। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है बताइए? दाल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी, प्रोटीन और अम्ल। दाल में प्रोटीन पाया जाता है ना, प्रोटीन जो कि बॉडी बनाता है ना। तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट जो कि ऊर्जा देता है, और विटामिन जो कि हमें बीमारियों से बचने में हमारी मदद करता है। तो इसका सही आंसर है बी, प्रोटीन। तो खूब दाल पिया करो, खूब प्रोटीन मिलेगा। अगला सवाल है, कितनी प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार के अवसर कृषि क्रियाकलापों से उपलब्ध होते हैं? तो हमारे देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या को खेती बाड़ी से रोजगार मिलता है बताइए? तो इसका सही जवाब है लगभग आधे से भी अधिक, है ना। आधी से अधिक जनसंख्या जो है वो रोजगार प्राप्त करती है किससे? खेती बाड़ी से। इसका सही आंसर है सी, 55% से अधिक। इसको भी याद कर लीजिए। अनानास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? अनानास माने कि एक फल है ना। तो अनानास का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है बताइए? अनानास आप लोग खाते होंगे, बड़ा मज़ा आता है खाने में, अगर इसको अच्छे से काटा जाए और छीला जाए तब, है ना। नहीं तो फिर उसमें कांटे जैसा कुछ रह जाता है, फिर दिक्कत होती है खाने में। त्रिपुरा में, कर्नाटक में, केरल में या फिर मेघालय में अनानास का उत्पादन सबसे अधिक होता है मेघालय में। इसका सही आंसर है डी, है ना। अनानास का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ? मेघालय में। इनमें कौन कॉफ़ी की किस्म है? कॉफ़ी लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग ठीक कर लेना। कॉफ़ी की कौन सी किस्म है इसमें बताइए? कौन प्रकार है कॉफ़ी का? अरेबिका, रोबास्टा या फिर लिबेरिका, है ना। तो ये तीनों कॉफ़ी के प्रकार हैं। आप लोग कॉफ़ी पीते होंगे, है ना। और ज़्यादातर हम लोग जब पार्टी वार्टी में जाते हैं, शादी विवाह में, तो वहीं पर कॉफ़ी पीते हैं ना, तो ऐसे तो चाय पी के काम चला लेते हैं ना। ये तीनों प्रकार है कॉफ़ी का। तो इसका सही आंसर है सी, अरेबिका, रोबस्टा और लिबरेका, ये तीनों कॉफ़ी की किस्म है। अगला सवाल है, भारत का नारियल प्रदेश किसको कहा जाता है? कहाँ पे सबसे अधिक नारियल उपजाया जाता है? तो इसका सही जवाब भी आपको पता होगा, है ना। फिल्म आप लोग देखते होंगे, तो जब भी केरल साइड का जब दृश्य आता है तो वहाँ पे एक नारियल बेचने वाले को जरूर ही दिखाया जाता है ना। तो इसका सही आंसर है बी, केरल को नारियल प्रदेश कहा जाता है। नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है केरल का। सही आंसर है इसका बी, भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है केरल को। ऑपरेशन फ्लड 1 यानी कि ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध क्रांति जो है उसका जो पहला चरण था वो शुरू किया गया था 1970 में, है ना। यही है इसका सही आंसर। ऑपरेशन फ्लड 1 योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? किस वर्ष? 1970। ऑपरेशन फ्लड क्या है मैंने बताया था। और 1-2 जो लगा है इसका मतलब क्या है कि ऑपरेशन फ्लड माने कि दुग्ध क्रांति, माने दुग्ध उत्पादन में और ज़्यादा तेज़ी लाने के लिए सरकार की नीतियाँ जो बनी थी वही। और 1 लग गया इसका मतलब पहला चरण, 2 लग गया तो दूसरा चरण। तो पहला चरण शुरू हुआ था 1970 में। अगला सवाल है, भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है? मतलब लगभग 2/3 लोग जो है वो कौन सा काम करके अपना जीवन यापन करते हैं? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि लगभग आधे से अधिक लोग किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? खेती बाड़ी से, यानी कृषि से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर भी होगा ए, लगभग 2/3 लोग जो है उनके जीवन का आधार है कृषि। जीविका मतलब कि जिससे वो जीते हैं, जिससे पैसा कमाते हैं। अगला सवाल है,
सरकार निम्नलिखित में कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? न्यूनतम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य, अधिकतम सहायता मूल्य और मध्यम सहायता मूल्य। अब ध्यान समझना है ना, ये इनमें से कौन है जिसकी घोषणा सरकार फसलों को सहायता देने के लिए या फिर किसानों को सहायता देने के लिए करती है ना? तो अभी दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, वो भी चल रहा है न्यूनतम सहायता मूल्य के लिए, है ना। इसको कहते हैं न्यूनतम सहायता मूल्य, है ना। ये किसको कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार तय करती है कि किसानों से अगर फसल खरीदना है, अनाज खरीदना है, तो कम से कम इतने दर में खरीदना है, माने कि इतने रुपए किलो खरीदना है। और वो रेट जो होता है वो सरकार बताती है ना। माने कि सरकार ने तय कर दिया कि गेहूं का न्यूनतम सहायता मूल्य 8 रुपये है, तो इसका मतलब क्या है कि किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा कम से कम 8 रुपया में, है ना। उससे ज़्यादा में खरीदा जाएगा, उससे कम में नहीं खरीदा जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूनतम सहायता मूल्य जो है ये MNP जिसको बोलते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं MNP, है ना। तो ये जो है सो कि सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है और इससे फसलों को भी और किसानों को भी, दोनों को बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। सही आंसर है ए। अगला सवाल है, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ उपजाया जाता है बताइए? उड़ीसा में, केरल में, कर्नाटक में या फिर मध्य प्रदेश में? कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में। सही आंसर है इसका बी। कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक में, याद कर लीजिए। कहवा सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है कर्नाटक में। सही आंसर है बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? चलिए, ये सवाल भी आपने पढ़ा होगा, है ना। रोपण कृषि, किसको? रोपण कृषि को, है ना। अब ये कैसे है, इस सवाल को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, है ना, कि जब एक बड़े क्षेत्र पर, है, क्या की जाए कि जहाँ पे एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र पे, बहुत बड़े क्षेत्र पे उपजाया जाता है ना। तो सही अर्थों में ये एक व्यापारिक कृषि होता है। क्या होता है? व्यापारिक कृषि, माने कि जिसका उद्देश्य सिर्फ जीवन निर्वाह नहीं होता है। माने कि बहुत बड़े क्षेत्र पर जब एक ही फसल उगा रहे हैं तो उसको सिर्फ खाने के लिए थोड़ी ना उगाएंगे। जीवन निर्वाह का मतलब, जीवन निर्वाह कृषि का मतलब होता है जो कि खाने पीने के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए जिस खेती बाड़ी को किया जाता है ना। तो ये एक व्यापारिक कृषि का उदाहरण है। रोपण कृषि, जब हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक जगह पे उसके बीज को लगा लेते हैं, है ना, उसका पौधा उगा लेते हैं, फिर उस पौधे को क्या करते हैं, बड़े खेत में जा करके उगाते हैं। क्योंकि पौधा जो है वो पहले उगता है कैसे? बीज से, है ना। तो हम लोग एक छोटे से क्षेत्र में क्या करते हैं, बीज को डाल देते हैं। बीज से जब पौधा निकल आता है तो फिर उसको उखाड़ के क्या करते हैं, एक बड़े क्षेत्र में जा करके उगाते हैं। तो इसको कहा जाता है रोपण कृषि। तो जब बड़े लंबे चौड़े क्षेत्र में खेती बाड़ी करना हो तो वो इसी पद्धति से होता है, रोपण कृषि पद्धति से, है ना। क्योंकि अगर हम लोग एक बड़े क्षेत्र में जाके बीज छींट दे, है ना, और जब पौधा निकले तो पता चले कि एक पौधा यहाँ पे है, दूसरा पौधा वहाँ पे है, और 4 पौधा एक ही साथ हो गया है, तो इस तरह से क्या होगा, पौधे का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। अब इतने बड़े क्षेत्र में सभी पौधों को उखाड़ना, उसको सही जगह पे लगाना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से क्षेत्र पे पौधा लगा लेते हैं, बीज छींट देते हैं उसमें। जब पौधा निकल आता है तो उसको उखाड़ कर तब जाके उचित दूरी पर उसको रोप देते हैं, तो उसी को कहा जाता है रोपण कृषि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? बताइए। धान, गेहूं, कपास और चाय, है ना। इस चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो देखिए, एक्चुअली में सच्चाई यही है कि इन चारों की खेती होती है रोपण कृषि के अंतर्गत। धान की भी, गेहूं की भी, कपास की भी, चाय की भी, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र पर इन चारों को उगाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ रोपण कृषि का अर्थ इसके मूल प्रक्रिया से, इसका मूल प्रक्रिया क्या है कि पहले इसके बीज से पौधा बनाना और फिर उसको खेत में ले जाके लगाना, है ना। तो गेहूं सीधे छींट दिया जाता है, चाय भी, कपास भी, है ना। लेकिन धान जो है, आप लोग सुनते होंगे कि पहले धान का पौधा जो है उसको कैसे किया जाता है, रोपण कृषि के अंतर्गत पहले बीज डाल के पौधा निकाल लिया जाता है ना। फिर उस पौधे को उखाड़ के और खेत में ले जाके लगाया जाता है ना। तो मूल प्रक्रिया को किस में फॉलो किया जाता है? धान की खेती में, ठीक है। तो धान की खेती जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है। माने पहले बीज डाल दिया, फिर पौधा आ गया, फिर उस पौधे को उखाड़ा और फिर खेत में ले जाके लगाया। तो सही आंसर इसका ए। अगला सवाल है, भारत में धान की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है ना। भारत में धान की सबसे ज़्यादा खेती, माने कि धान से हम लोग को क्या मिलता है, चावल, है ना। तो सबसे ज़्यादा खेती होती है धान की भारत में पश्चिम बंगाल में। कहाँ होती है?
पश्चिम बंगाल में। तो सही आंसर है इसका ये, धान की सबसे अधिक खेती होती है पश्चिम बंगाल में। 29 नंबर सवाल का सही आंसर है ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। धान की सबसे अधिक खेती कहाँ? पश्चिम बंगाल में। सरसों किस प्रकार का फसल है बताइए? सरसों से क्या मिलता है? तिलहन, वलहन, पेय या फिर रेशेदार, है ना। तो सरसों किस तरह का फसल है ये मैंने आपको पहले बताया था। रेशेदार यानी कि जिसे रेशा मिलता हो, पेय जिसको कि पिया जाता हो, और ये वलहन पता नहीं, ये दलहन को वलहन लिख दिया सर। दलहन जिससे दाल मिलता हो, और तिलहन या तेलहन, दोनों एक ही चीज़ है, जिससे कि तेल मिलता हो। तो सरसों का तेल आप लोगों ने सुना होगा। तो सरसों जो है वो तिलहन है। क्या है? तिलहन फसल है या फिर तेलहन फसल है, जिससे हमको क्या मिलता है? तेल मिलता है। ठीक है, तो सरसों से तेल मिलता है। सही आंसर है इसका ए। सरसों किस प्रकार का फसल है? तिलहन फसल है। अगला सवाल है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बताइए? सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उगाया जाता है पूरी दुनिया में? इसका सही आंसर है बी। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है भारत। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है ना। तो फसलों की गुणवत्ता के बारे में अनुसंधान करना, रिसर्च करना, खोज करना, है ना, इससे जुड़ा हुआ जो केंद्र है वो कहाँ पे अवस्थित है? हैदराबाद में, है ना। भारत के हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र स्थित है। याद करो, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तो इसका सही आंसर है बी। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। भारतीय कृषि की असफलता यहाँ पे लिखेंगे का एक प्रमुख कारण क्या है बताइए? तो भारतीय कृषि पद्धति जो है, यहाँ पे देखिए, जितनी सुविधा हमारे पास है हम उतना उपज नहीं कर पाते हैं। पहली बात है ना, जितना खेत है, जितने लोग हैं और जितने लोग इस काम में लगे हुए हैं, दुनिया के दूसरे देश इतनी सुविधा में ही बहुत अधिक उपज कर लेते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ पशु भी बहुत ज़्यादा है ना, जानवर जिसको ये पाला जाता है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी दुग्ध उत्पादन जो है हमारे यहाँ का कम है ना। उसका कारण है जो कि आपकी किताब में पढ़ाया गया है कि पशुओं की सही तरह से देखरेख नहीं की जाती है ना, चारा का अभाव है, तो ये सारे। उसी तरह से खेती बाड़ी की भी सुविधा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग उपज ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? अनियमित मानसून यानी बारिश सही समय पर नहीं होना, यही है ना। हालांकि अब हम लोग पंपी सेट से यानी कि कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से भी पानी पटाते हैं, यानी कि मशीनों से, मोटर से पानी पटाते हैं। और आजकल हम लोग के बिहार में तो बिजली भी दिया जा रहा है किसानों को खेती करने के लिए, है ना। तो अनियमित मानसून के कारण भारतीय कृषि की असफलता है, एक कारण ये भी है। सौर ऊर्जा का अभाव, ये भी एक कारण हो सकता है। रासायनिक खादों की कमी, ये भी एक कारण हो सकता है। बाजार का अभाव, ये भी एक कमी हो सकता है। ये चारों हमारे यहाँ उपलब्ध है, लेकिन हमारे बिहार में उपलब्ध है। और ये बात हो रही है किसकी? भारत की। किसकी बात हो रही है? भारत की। तो सबसे बेहतर आंसर है ए। पूरे भारत के लिए एक अगर प्रमुख समस्या है जिसके कारण कृषि असफल रहा है तो वो है अनियमित मानसून, जो कि प्राकृतिक है। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है बताइए? दुग्ध उत्पादन में भारत का पूरी दुनिया में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है ना। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ संभावना इससे ज़्यादा है ना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पशु पाले जाते हैं। तो सही आंसर है इसका बी। दुग्ध उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है पूरी दुनिया में, है ना। यानी कि पूरी दुनिया में दूसरा ऐसा देश है भारत जहाँ पे सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन किया जाता है। सही आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन पेय फसल है? पेय फसल का मतलब मैंने आपको बताया जिससे पीने वाली चीज़ मिलती है ना। तो तंबाकू, चना, मूंगफली या फिर कॉफ़ी। ये कॉफ़ी लिखा हुआ है बाबू, है ना। किसको पी सकते हैं आप बताइए? इस चारों में से कौन पीने वाली सामग्री है? आप सबको पता होगा, कॉफ़ी जो है वो पेय फसल है, इसको पिया जाता है ना। सही आंसर है इसका सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। शुष्क का मतलब होता है सूखा, यानी कि जहाँ पानी की कमी है, सिंचाई की कमी है, सिंचाई की कम सुविधा है। तो इसके लिए रिसर्च किया जाता है कि भाई इन क्षेत्रों में खेती कैसे किया जाए, यहाँ पे पानी की कमी को कैसे पूरा किया जाए, है ना। तो इसके लिए जो संस्थान है उसका नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। और ये कहाँ पे है बताइए? ये जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। तो इसका सही आंसर है ए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। अगला सवाल है,
भारत में बागानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी? ये बागानी कृषि है ना। भारत में बागानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी? बागानी कृषि में यानी कि जिसको बगीचा कहते हैं, बाग कहते हैं, यानी कि फलों की खेती करना, है ना। तो बागानी जैसे कि सामान्य खेती जो है, सामान्य कृषि जो है, जिसमें हम लोग अनाज उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, उसमें क्या है कि एक बार फसल लगाया, फिर उपज हो गया तो फसल काट देते हैं, ख़त्म हो जाता है वो, है ना। लेकिन बागानी कृषि में क्या होता है कि एक बार आम का पेड़ लगा दिया, लगा हुआ है, वैसे ही है वो तो आम तोड़ने के बाद पेड़ तो नहीं ना गायब हो जाएगा, वो तो रहेगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं बागानी कृषि। और भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी 1880 में। कब हुई थी? 1880 में। सही आंसर है इसका डी। भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी 1880 में। सोपानी कृषि की किस राज्य में प्रचलित है? ये सवाल इससे पहले भी आया था। सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। इसका सही आंसर है बी। अगला सवाल है, चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? थीन, कैफीन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चाय में क्या होता है बताइए? इसका सही आंसर है कॉफी में होता है कैफीन, है ना। तो चाय में थीन होता है, जिसके कारण हमें ताजगी महसूस होती है। सही आंसर है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर बिहार? बाजरा सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है महाराष्ट्र में। बाजरा क्या है? मोटा अनाज होता है ना। ज्वार बाजरा जो है वो मोटा अनाज का उदाहरण होता है। तो सही आंसर है इसका ए। राजस्थान में बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है, भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा मोटा अनाज भारत में उगाया जाता है? तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास, गेहूं, चावल और ज्वार। इस तीनों में मोटा अनाज कौन सा है ये मैं आपको बताता आ रहा हूँ शुरू से ही। ज्वार, बाजरा ये जो है मोटा अनाज के समूह में आता है। तो सही आंसर है इसका सी। गेहूं, चावल जो है वो अनाज है, मोटा अनाज नहीं है। विनोबा भावे के भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस क्रांति का नाम दिया गया है? तो विनोबा भावे के भूदान ग्रामदान आंदोलन जो था, जिसमें कि विनोबा भावे जगह जगह पे जाते थे, घूमते थे और लोगों को भूमि दान के लिए प्रोत्साहित करते थे कि भाई आप जिनके पास अधिक भूमि है, ज़मीन है, वो कम भूमि वालों को, कम ज़मीन वालों को कुछ ज़मीन दान करे, या फिर जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है उसको क्या करे? ज़मीन दान करे। तो इस आंदोलन को कहा गया था रक्तहीन आंदोलन। क्या कहा गया था? रक्तहीन आंदोलन। तो इसका सही आंसर है बी। अगला सवाल है, भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? खाद्य फसल का अर्थ है जिसको खाया जा सके, है ना। तो गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल, है ना। इसमें मुख्य खाद्य, ये चारों तो सबसे पहले खाद्य फसल ही है। ज्वार भी पहले खाया जाता था, मोटा अनाज होता है ना। अब लोग कम इस्तेमाल करते हैं इसका, लेकिन चारों खाद्य फसल ही है। लेकिन मुख्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा कौन सा उपजाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है चावल, है ना। भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। खाद्य फसल यानी कि धान, है ना। फसल का नाम हुआ धान, है ना। और धान से हम लोग को कौन सा अनाज मिलता है? चावल मिलता है, जिससे कि हम लोग भात बना के खाते हैं। अगला सवाल है, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है। रबी फसल और खरीफ फसल आपने सुना होगा, है ना। यहाँ पे फसलें कर लीजिएगा। रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। सही आंसर है इसका सी। गन्ने की फसल तैयार होने में लगभग कितना समय लगता है? गन्ना, जिसको ईख भी हम लोग कहते हैं, जिससे कि चीनी बनता है और छठ के दिनों में जिसका इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा, है ना। तो गन्ने की फसल तैयार होने में 1 साल का समय लगता है। कितने साल का? 1 साल का। सही आंसर है ए। अगला सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ये सवाल तो आपको पता ही होगा, है ना। भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है किस पर? खेती बाड़ी पर, कृषि पर। तो सही आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होता है? ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा यानी कि गर्मी का दिन हो और खूब वर्षा हो, है ना। तो इस तरह के मौसम में कौन सा फसल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है बताइए, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि धान की खेती जब होती है तो क्या किया जाता है? खेत में पूरा पानी भर दिया जाता है, माने कि धान को अधिक पानी की आवश्यकता। इसलिए गर्मी के दिनों में जब बहुत अधिक वर्षा हो रही हो तब धान की खेती सबसे बेहतर होती है। सही आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? तो पंजाब में देखिए बहुत बड़े स्तर पर व्यापारी की खेती की जाती है, यानी कि वहाँ खेत के बड़े बड़े टुकड़ों पर बहुत बड़ी मात्रा में फसलों को उपजाया जाता है ना। तो इसीलिए हमारे यहाँ, हमारे गाँव से भी लोग जो है वो पंजाब के खेतों में काम करने जाया करते हैं। तो वहाँ पे लगभग सभी फसलों की खेती की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है, गेहूं की खेती की जाती है।
सही आंसर है डी। इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है? बताइए, चाय की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? ये सवाल जो है ये बहुत ही आसान है और ये मैं बार बार आपको बताते आ रहा हूँ। झारखंड, महाराष्ट्र, असम या पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ होती है? असम में। सही आंसर क्या है इसका? सी। असम में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? धान के लिए, कपास के लिए, कहवा के लिए या जूट के लिए? बताइए कौन सा सही आंसर है। तो देखिए, महाराष्ट्र में ये चारों ही फसल उपजाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबसे अधिक कपास उपजाया जाता है। क्या? कपास। सही आंसर है इसका बी। महाराष्ट्र कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सही आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादित किया जाता है? बताइए। गन्ना सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है उत्तर प्रदेश में। गन्ने की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। तो सही आंसर है इसका ए। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा, है ना। और ध्यान रखना, ये सिर्फ उत्तर भारत की बात हो रही है, दक्षिण भारत की बात नहीं हो रही है। अगला सवाल है, मूंगफली, ये मूंगफली लिखा हुआ है, का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा मूंगफली की खेती कहाँ की जाती है? बताइए। बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर कर्नाटक में? तो बिहार तो सबसे पहले हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि हम लोग बिहार में रहते हैं और जानते हैं कि मूंगफली की खेती यहाँ ना के बराबर होती है ना। तो मूंगफली की सबसे ज़्यादा खेती होती है गुजरात में। कहाँ होती है? गुजरात में। सही आंसर है सी। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में? बताइए। रबर की खेती भारत के केरल राज्य में की जाती है। कहाँ की जाती है? केरल राज्य में। ध्यान रखना, रबर की खेती केरल राज्य में, और नारियल फसल का भी खेती कहाँ पे? केरल राज्य में, है ना। माने कि सबसे ज़्यादा नारियल भी केरल में और रबर की खेती भी इस चारों में से केरल में किया जाता है। सही आंसर है। मसाले की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा मसालों की खेती की जाती है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर असम में? तो इसका भी आंसर है केरल। मसाले भी केरल में। अगला सवाल है, बढ़िया नस्ल के सांड और भैंस के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है ना। यानी पशुपालन के क्षेत्र में कौन सा जो राज्य है वो सबसे आगे है? तो बढ़िया नस्ल का सांड और भैंस जो है वो पाया जाता है पंजाब और हरियाणा में, है ना। तभी ना पंजाब और हरियाणा के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ के दूध में बहुत ताकत होती है ना। तो वहाँ पे पशुपालन जो है वो बहुत अधिक है ना। और सबसे बढ़िया नस्ल के सांड और भैंस पाए जाते हैं पंजाब और हरियाणा में। अगला सवाल है, गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वालों को क्या कहा जाता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। क्या होता है? बीपीएल, जिसका फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन माने गरीबी रेखा, तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को कहते हैं बीपीएल। क्या कहा जाता है? बीपीएल। तो सही आंसर है इसका बी। तो इसी के साथ दूसरे अध्याय में जितने भी, दूसरी इकाई में, है ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल थे उन सबों का हल हम लोगों ने देख लिया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हमारा लाइव क्लास शुरू होने वाला है तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो करके जाना और बेल आइकन दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद।